नमस्कार। चलिए आज भारतीय इतिहास के एक ऐसे मोड़ पर चलते हैं, एक ऐसे निर्णायक क्षण पर जिसने आने वाली कई पीढ़ियों के लिए आज़ादी के संघर्ष की पूरी दिशा ही बदल दी। ये कहानी है एक संगठन के जन्म की, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की। इस पूरे विश्लेषण में हम 5 खास हिस्सों पर गौर करेंगे। आखिर कांग्रेस की जरूरत क्यों पड़ी, इसके बनाने वाले कौन थे और उनकी मंशा क्या थी, बॉम्बे में हुए उस ऐतिहासिक पहले अधिवेशन में क्या हुआ, कांग्रेस के शुरुआती उद्देश्य क्या थे और आखिर में पहले 20 सालों में उसकी नीतियों और उन पर आई प्रतिक्रियाएं कैसी थीं। तो चलिए सबसे पहले उस दौर के माहौल को समझते हैं। 1857 का विद्रोह हो चुका था, उसे कुचल दिया गया था और अब भारत का शासन ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ से निकलकर सीधे ब्रिटिश क्राउन के पास चला गया था। तो हुआ ये कि ब्रिटिश प्रशासन को ये एहसास होने लगा था कि देश में एक नया पढ़ा लिखा भारतीय वर्ग तेजी से उभर रहा है। वो ये जानते थे कि अगर इस वर्ग की उम्मीदों को, इनके विचारों को कोई मंच नहीं मिला तो इनका गुस्सा एक और बड़े विद्रोह की शक्लें ले सकता है। इसीलिए इनकी ऊर्जा को एक नियंत्रित दिशा देना, ये उनकी एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा था। अब बात करते हैं उन लोगों की जिन्होंने इस संगठन को असल में खड़ा किया और साथ ही उनके इरादों को लेकर जो एक ऐतिहासिक बहस आज तक चली आ रही है उसकी भी। इस पूरी कहानी के केंद्र में एक बहुत ही दिलचस्प किरदार है, A.O. ह्यूम। सोचिए, एक रिटायर्ड ब्रिटिश अफसर जिसने अचानक भारत के अलग अलग कोनों में बैठे राष्ट्रवादी नेताओं को एक साथ लाने का जिम्मा उठा लिया। और बस यहीं से जन्म होता है सेफ्टी वॉल्व थ्योरी का। ये थ्योरी कहती है कि ह्यूम ने कांग्रेस इसलिए बनाई ताकि भारतीयों के अंदर जो गुस्सा उबल रहा है उसे एक संगठित और शांतिपूर्ण रास्ता देकर बाहर निकाला जा सके। ये कुछ वैसा ही था जैसे एक प्रेशर कुकर में सेफ्टी वॉल्व होता है, जो कुकर को फटने से पहले भाप को बाहर निकाल देता है। इस विचार को और भी ज्यादा वजन तब मिला जब लाला लाजपत राय जैसे बड़े राष्ट्रवादी नेताओं ने भी इसे सच माना। 1916 में उन्होंने साफ साफ लिखा कि कांग्रेस असल में उस वक्त के वाइसरॉय लॉर्ड डफरिन के दिमाग की उपज थी। इससे ये धारणा बहुत मजबूत हो गई कि कांग्रेस की नींव रखने में कहीं न कहीं ब्रिटिश सरकार का ही हाथ था। लेकिन इतिहास की व्याख्या कभी भी इतनी सीधी नहीं होती। एक दूसरा नजरिया भी है और वो शायद इससे कई ज्यादा दिलचस्प है। कई आज के इतिहासकार जैसे कि बिपिन चंद्र ये मानते हैं कि उस दौर के भारतीय राष्ट्रवादी नेता कोई भोले भाले नहीं थे। उन्होंने ह्यूम का इस्तेमाल एक उत्प्रेरक या कहें कि एक लाइटनिंग कंडक्टर की तरह किया। मतलब उन्हें पता था कि अगर एक अंग्रेज अफसर कोई संगठन शुरू करेगा तो सरकार उस पर सीधे सीधे हमला करने से हिचकिचाएगी। तो उन्होंने इस ब्रिटिश सुरक्षा कवच का बड़ी ही चतुराई से इस्तेमाल किया, एक अखिल भारतीय मंच बनाने के लिए। तो इन सारी बहसों और थ्योरीज के बीच एक हकीकत ने जन्म लिया। चलिए अब सीधे चलते हैं उस ऐतिहासिक पहले अधिवेशन में, जहां भारत के राजनीतिक भविष्य की पहली ईंट रखी गई। तो तारीख थी 28 दिसंबर 1885। शहर था बॉम्बे और जगह थी गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज की इमारत। यहीं पर भारत के अलग अलग कोनों से आए हुए नेता एक छत के नीचे इकट्ठा हुए थे। उनकी संख्या सिर्फ 72 थी। सुनने में ये आंकड़ा शायद छोटा लगे, पर उनके इरादे बहुत बड़े थे। ये 72 लोग ही एक जागते हुए भारत की पहली संगठित आवाज बने। इन 72 लोगों में व्योमेश चंद्र बनर्जी जैसे बड़े नाम शामिल थे, जिन्हें कांग्रेस का पहला अध्यक्ष चुना गया। उनके साथ दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता और दीन शाह वाचा जैसे कई और दिग्गज भी मौजूद थे, जिन्होंने आगे चलकर इस आंदोलन को नई दिशा दी। यहाँ एक और दिलचस्प बात हुई। इस संगठन का जो शुरुआती नाम था वो इंडियन नेशनल यूनियन था, लेकिन इसी पहले अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी ने सुझाव दिया कि इसका नाम बदलकर इंडियन नेशनल कांग्रेस कर दिया जाए, और ये नाम इतिहास का हिस्सा बन गया। तो आखिर इस नए संगठन का मिशन क्या था? उन्होंने अपने लिए क्या लक्ष्य तय किए? चलिए एक नजर डालते हैं कांग्रेस के उन शुरुआती उद्देश्यों पर। उनके मकसद बिल्कुल साफ थे। पहला, देश के अलग अलग हिस्सों में जो राष्ट्रवादी कार्यकर्ता काम कर रहे हैं उनके बीच दोस्ती और मेलजोल बढ़ाना। दूसरा, धर्म, जाति और प्रांत जैसे भेदभावों को मिटाकर एक राष्ट्रीय एकता की भावना पैदा करना। तीसरा, आम जनता की मांगों को एक जगह इकट्ठा करना और उन्हें सरकार के सामने रखना। और चौथा और शायद सबसे जरूरी, लोगों को राजनीतिक तौर पर जागरूक बनाना।
अब हम कांग्रेस के शुरुआती सफर यानी 1885 से 1905 तक के पहले 20 सालों पर नजर डालेंगे। इस दौर को अक्सर उदारवादियों का युग कहा जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि इस दौर के नेता ब्रिटिश न्याय व्यवस्था में भरोसा रखते थे और अपनी मांगे याचिकाओं और प्रस्तावों के जरिए धीरे धीरे सुधार लाने के लिए रखते थे। इस दौर में कांग्रेस की जो मांगें थीं वो काफी सुधारवादी थीं। वो संवैधानिक दायरे में ही बदलाव चाहते थे, जैसे कि लेजिस्लेटिव काउंसिल में ज्यादा से ज्यादा भारतीय प्रतिनिधि हों, सरकारी नौकरियों में भारतीयों को जगह मिले, नमक पर लगने वाला टैक्स हटे और भारतीयों को बोलने और लिखने की आज़ादी जैसे बुनियादी नागरिक अधिकार मिलें। हालांकि ऐसा नहीं था कि सब कुछ अच्छा ही चल रहा था। कांग्रेस को शुरुआत में ही कई तरफ से आलोचनाओं का सामना करना पड़ा। बहुत से लोगों को लगता था कि ये तो बस कुछ पढ़े लिखे अमीर लोगों का क्लब है, जिनका आम जनता से कोई लेना देना नहीं। सर सैयद अहमद खान जैसे मुस्लिम नेताओं ने इसमें हिंदुओं की ज्यादा संख्या पर सवाल उठाए, तो वहीं कुछ कट्टर हिंदू संगठन इसे पश्चिमी संस्कृति का समर्थक मानते थे। और सबसे बड़ी सच्चाई तो ये थी कि ब्रिटिश सरकार ने इनकी मांगों पर ज्यादातर कोई ध्यान ही नहीं दिया। तो घूम फिरकर हम उसी सवाल पर वापस आ जाते हैं जहां से हमने ये चर्चा शुरू की थी। क्या भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस वाकई में एक ब्रिटिश सेफ्टी वॉल्व थी, जिसे सिर्फ बढ़ते हुए गुस्से को काबू में रखने के लिए बनाया गया, या फिर ये एक असली राष्ट्रवादी चेतना की शुरुआत थी, जिसने अपने ब्रिटिश संस्थापक का ही एक उत्प्रेरक के तौर पर बड़ी समझदारी से इस्तेमाल कर लिया? इसका जवाब शायद इन दोनों के बीच कहीं छिपा है, और यही सवाल आज भी इतिहासकारों को सोचने पर मजबूर करता है।